हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट की ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आज लेक्चर 6 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के बारे में। राइट। इसके पहले हमने जो है लास्ट क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस और जो है करंट के बारे में बात किया था। आपने जो है चीज़ों को रिवाइज कर लिया होगा। राइट। नहीं किए हैं तो एक बार हम लोग बहुत ही जल्दी से रिवाइज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं पोटेंशियल और करंट के ऊपर, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे ऑन द टॉपिक ओम्स लॉ। राइट। तो देखिए पोटेंशियल क्या था बताइए। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल या सिंपली वी क्या होता है? वर्क डन एंड ब्रेकिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी पर यूनिट दैट चार्ज विच यू आर ब्रिंगिंग। और पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो पोटेंशियल हो गया स्टूडेंट्स किसी पॉइंट का, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB minus VA, potential difference is equal to work done and bringing the charge from A to B, A से B तक लाने में अपॉन Q नॉट। राइट। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। राइट। और फिर उसके बाद हमने करंट पढ़ा था। तो करंट जो है स्टूडेंट्स, करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, राइट, अक्रॉस सेक्शन। तो हमने जो है करंट के बारे में बात किया था। I इज इक्वल टू, करंट को I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। और Q हमें मालूम है, Q इज इक्वल टू NE बाई T। ठीक। Q इज इक्वल टू NE क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने पता किया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो है किसी भी बॉडी के ऊपर मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, और जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q, दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। और E क्या है? हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक। और हमने बात किया था डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप रिवाइज करिए क्या था? इट इज ऑपोजिट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। ये बात हमने की थी। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है करंट? तो इट इज ऑब्वियसली अ स्केलर क्वांटिटी। गुड। तो हमने जो है यहां तक बात की थी। आ जाइए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। राइट। चलें, आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लें और आप अपनी कॉपी और पेन को जो है अपने साथ रखें। ठीक। और चीज़ों को नोट करते जाएं, जो जो भी चीज़ें हम लोग करें। आज हम लोग स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप लिखिए ये क्वेश्चन पोटेंशियल के ऊपर मैं बोलूं। राइट। हाउ मच वर्क इज डन, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb, moving a charge of 2 coulomb from a point at 100 volt, from a point at 100 volt to a point at 128 वोल्ट। राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। आपको जो है कहां से कहां लाना है? एक पॉइंट जहां पर पोटेंशियल इतना है, मतलब VA जो है पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 118, और कहां पर मूव करके ले जाना है? VB पर, जहां का पोटेंशियल जो है वो कितना है? 128। पोटेंशियल डिफरेंस का ऑब्वियसली क्वेश्चन है ये। आपको इन्फिनिटी से नहीं लाना है किसी पॉइंट तक, आपको जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल ये है और यहां तक ले जाना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू, लिख सकते हैं
या हम लोग ऐसे भी लिखें वी बी माइनस वी इज इक्वल टू दिस अपॉन दैट चार्ज वी आर ब्रिंगिंग, ठीक। या डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, WAB work done in bringing the charge from A to B is equal to Q naught और इंटू दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू Q नॉट आपका कितना है 2 और VB है 128 माइनस VA है 118, राइट। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A to B is equal to 2 into 10 volt or sorry we can write 20, take 2 into 10 volt या वर्क डन इज इक्वल टू 20 और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, SI में बातें हो रही हैं 20 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। सो वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 20 जूल। आप नोट कर लें इसे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे, देखिए वर्क डन इन मूविंग 5 coulomb charge from A to B is 75 joule. If the potential of A is 25 volt, आप ए से बी ले जा रहे हैं और जहां से ले जा रहे हैं वहां का पोटेंशियल कितना है 25, then find the potential of point B। क्वेश्चन आपको इतना गिवन है, राइट। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप वीडियो को पॉज कर लें और जल्दी से 2 मिनट की टाइम में आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर हम लोग जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट। तो आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन को कर लिया होगा, आइए देखते हैं आपने सही किया कि गलत, राइट। तो आप जो है ए से बी ले जा रहे हैं, ठीक है। ए का पोटेंशियल 25 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली बी का पोटेंशियल जो है ज्यादा होगा, ठीक है। और आपका जो फॉर्मूला होगा VB माइनस VA is equal to work done in bringing the charge from A to B upon Q naught। तो पोटेंशियल ऑफ B स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन Q naught और प्लस VA। सो दिस इंप्लाइज VB आपका कितना होगा, VB होगा वर्क डन आपको 75 करना हो रहा है अपॉन चार्ज है 5 और प्लस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए गिवन है 25। तो ये कितना हो गया 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो VB इज इक्वल टू 25 और 15 कितने हो गया 40। और यूनिट्स आपको लिखना बहुत मस्ट होता है, बिना यूनिट्स के आप आंसर कभी नहीं लिखेंगे, लास्ट में जो है आप यूनिट लिख देंगे और यहां पर जो यूनिट है बेटा क्या है, दैट इज वोल्ट। सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 40 वोल्ट्स, राइट। आपका जो है सही आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलें। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बात रही पोटेंशियल के बारे में। अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस किसके, करंट के ऊपर, राइट। तो करंट के ऊपर देखते हैं, लिखिए calculate the amount
amount of charge that would flow in 2 hour that would flow in 2 hour that would flow in 2 hour through an element of through an element of electric bulb drawing a current of 0.25 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? कूलॉम्ब पर सेकेंड, या सिंपली आप एम्पियर भी लिख सकते हैं, या सिंपली कैपिटल ए से आप डिनोट कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो आपसे क्या कहता है कि कितना चार्ज पास हुआ अगर उसमें करंट जो है इतनी 2 घंटे तक फ्लो हुई है। तो सिंपल यहाँ पे जो है करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज दैट हैज फ्लोन इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, और करंट आपका जो है क्यू इज इक्वल टू करंट है 0.25 और इंटू टाइम आपको दिया हुआ है 2 आवर्स, तो 2 इंटू 60 मिनट में आप चेंज करिए और फिर सेकेंड्स में, राइट। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? अगर मैं बात करूं, ये हो गया आपका 30 इंटू 60, तो 30 इंटू 60 मीन्स 1800 कूलॉम। तो चार्ज जो फ्लो किया है वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 1800 कूलॉम, राइट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आप नोट करें, वीडियो को पॉज करें और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। आज की वीडियो के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, राइट, एज अ होमवर्क। आप जो है उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर passes through a conductor in 4 seconds. How many electrons flow through the conductor? How many electrons flow through the conductor from one end to other during this time? तो आपसे क्वेश्चन जो बोला है, क्वेश्चन गिवन है, a current of 0.5 ampere passes through a conductor in 4 seconds. How many electrons flow from one end to other during this time? इस समय में कितने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात किया है, इट इज नॉट द चार्ज विच ही इज आस्किंग, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किए हैं, तो आप कैसे करेंगे? I इज इक्वल टू लिखेंगे Q बाई टी, और आपको जो है आज मैंने रिवाइज कराया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें जो है टोटल चार्ज जो पास हुआ वो क्या होगा? Q इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से बेटा n कितना होगा? n आपका हो जाएगा I इंटू टी अपॉन ई। तो आप लिख लें n इज इक्वल टू, करंट आपको गिवन है 0.5 इंटू टाइम है 4 सेकेंड अपॉन ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो आप इसे सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा? यहां से जो है पॉइंट हटा दिया हमने, 4 4 या 16, तो ये हो गया 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 इंटू 10 टू द पावर 19।
So the number of electrons which have flown is equal to 1.25 into 10 to the power 19. ठीक, और इसकी यूनिट्स क्या होगी? यूनिट कूलॉम नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक नंबर होगा ना, इट हैज नो यूनिट। चार्ज की बात होती तो जो है आपको यूनिट होती कूलॉम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको जो है बात समझ में आई? ठीक, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। राइट, आप इसको वीडियो को पॉज करें और फटाफट जो है नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। राइट, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, राइट, हमने जो है पढ़ा लास्ट क्लास में कि जो है सेल जो होता है दैट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेल जो है वो क्या है? वो एक सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का। और कई सारे सेल जो है आपस में कनेक्टेड हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं? बैटरी। ठीक, जैसे दो सेल है, टॉर्च में दो सेल लगे होते हैं या तीन सेल लगे होते हैं, तो उन दो सेल या तीन सेल जो हैं आप उनको मिला के कहेंगे कि ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये एक बैटरी को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। ठीक, मैं फिगर बनाता हूं एक, इसमें हमारे पास एक ये कंडक्टर है, एक मैंने कंडक्टर को ले लिया और देखिए ये कंडक्टर के एंड्स जो हैं इसको मैंने वायर से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू, और किससे? एक सेल से कनेक्ट कर दिया। राइट, और ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है। राइट, और अब देखिए जैसे ही यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, ये स्टूडेंट स्विच का सिंबल है। ठीक, दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच, और ये जो है सिंबल है बैटरी का। राइट, आगे हम लोग पढ़ लेंगे कि सिंबल्स क्या होते हैं, बट सिंपल सा आपने एक स्विच लगाया, स्विच को जब आप कनेक्ट ऑन करोगे तो क्या होगा? ये जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे टच हो जाएगा और सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो कोई भी जो है चार्ज पूरा सर्किट में फ्लो नहीं कर पाएगा, और जब सर्किट में जो है चार्ज फ्लो करेगा कंप्लीट सर्किट में तो करंट पैदा होगी। ठीक, तो ये ऑन ऑफ स्विच है, आपने इसको दबाया तो ये ऑन हो जाएगा, और इसको छोड़ दिया है तो ये जो है ऑफ स्टेट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब जो है ओम्स ने क्या बताया कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, और जब हमने इसको ऑन कर दिया है, टच करा दिया, इसको जो है ऑन किया, ऑन ऑफ स्विच होता है ना। ठीक, तो जब ये ऑन कंडीशन में है तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, और ये करंट कितना होगा इसी को जो है ओम्स लॉ में जो है स्टडी किया गया। राइट, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट को जो है हमने जो है मेजर करते रहे एमीटर के लगा के। ठीक, या किसी भी तरीके से हम करंट को मेजर कर रहे हैं। करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है वो एमीटर होता है। ठीक है, एमीटर। तो हमने एमीटर से जो है यहाँ पर जो है चेक करते रहेंगे करंट कितनी है सर्किट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एमीटर वोल्टमीटर के बारे में हमें आगे पढ़ना है, उसे कैसे कनेक्ट करते हैं क्या। ठीक, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है V बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट पैदा हो रही है उसमें जो है रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ओम्स जो थे उन्होंने जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ाया, जैसे जो है
इन्होंने एक सेल लिया 1.5 की वोल्ट की। अब जो है उसके बाद उन्होंने करंट देखा तो करंट सर्किट में जो है कुछ कम थी, ठीक, जो करंट पैदा हुई, करंट पैदा होने के प्रोसेस भी देखेंगे। करंट पैदा हुई वो कम थी, फिर उसके बाद उन्होंने दो सेल को लगा के बैटरी बना दिया, मतलब 1.5 1.5 3 वोल्ट हो गए। 3 वोल्ट होने पे देखा करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू कुछ बढ़ गई। तीन सेल लगाया, करंट और बढ़ गई, ठीक। तो इससे उन्होंने डिड्यूस किया कि V is directly proportional to I. The current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference across the ends of the conductor. तो ओम्स ने जो है बताया V is directly proportional to I, ठीक है। और V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। अब जो है यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, V इज इक्वल टू I इंटू अ कांस्टेंट R, और दिस R इज, ये तो एक फॉर्मूला हमारे पास बना, और ये R जो है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या इसी को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर, ये जो है ये रेजिस्टेंस है, ठीक। आर क्या है, रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का, ठीक। तो ओम्स ने जो है हमें एक फॉर्मूला दिया V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद मैं इसकी जो है स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आपको, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है रेजिस्टेंस कैसे क्या है, ठीक, और कैसे करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट होती है, कैसे चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट होता है, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो आपको जो है चीजें काफी इजी लगने लगेंगी, राइट। तो आप इससे जो है फिगर को बनाएं वीडियो को पॉज करके। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखें, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the electric current flowing through a conductor, flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference, across the terminals of the conductor, provided शर्त क्या है स्टूडेंट्स, provided the temperature remains constant। तो ओम्स लॉ ने कहा कि द पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, जब क्या होगा कि टेम्परेचर, इस एक्सपेरिमेंट को करते समय टेम्परेचर जो है वो कंडक्टर का
चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि करंट जब भी फ्लो होता है, करंट के फ्लो होने से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। कोई भी चीज गर्म होने लगती है, आप ऐसा महसूस करते हैं, राइट? तो टेम्परेचर बढ़ने से गर्म हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का बढ़ने लगता है। ठीक, हम लोग आगे देखेंगे कैसे। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या करना है, आपको जो है कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। मतलब कि जब भी आप रीडिंग को लें, आप जो है एक रीडिंग को लिए कि V अभी इतना है तो I अभी इतना है, आप क्या करें, तुरंत जो है स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ कर दिए तो अब ज्यादा देर तक करंट तो नहीं फ्लो होगी, क्या होगा, जो थोड़ा बहुत हीट अप हुआ है हल्का फुल्का, वो क्या है, नॉर्मल अपना आ जाएगा। ठीक, फिर आपको सेकंड रीडिंग जो है, आपने 2 सेल लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, उस समय आप सर्किट को ऑन करिए और तुरंत जो है आई की रीडिंग लीजिए। ठीक, फिर जो है आप तुरंत क्या करिए, सर्किट को ब्रेक कर दीजिए, ताकि ज्यादा समय तक करंट फ्लो ना करे, और ज्यादा समय तक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, बॉडी जो है या कंडक्टर जो है वो हीट होगा, और हीट होगा तो क्या होगा, जो है उसका रेजिस्टेंस ही चेंज होने लगेगा। आ रही है समझ में? तो हमें क्या करना है, हमें जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक, तो हम लोग उस समय जो है देखेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा, अदरवाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। V किसी अलग रेट से बढ़ रहा है तो I किसी और रेट से चेंज होगा, ऐसा होने लगेगा उस केस में। ठीक है, तो ओम्स ने जो है फाइनली बताया V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आपने जो है पहले भी इसे पढ़ रखा है क्लासेस में, जहां पे R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो है वीडियो को पॉज करके जल्दी से ओम्स लॉ लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। आपने नोट कर लिया? आइए अब जो है देखिए, अब जो है हम लोग ग्राफ बना लेते हैं V और I के बीच में। मैं इसको रब कर देता हूं जगह बनाने के लिए। तो अलग अलग V के लिए अलग अलग V और I के लिए आप ग्राफ बनाएं, तो आप देखेंगे जब आपने कई सारी रीडिंग ले ली है V और I के डिफरेंट डिफरेंट, ठीक, आप जो उन्हें जब प्लॉट करेंगे इस पे, तो आप देखेंगे आपको क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आपने जो प्लॉट किया है, ठीक, आपको देखेंगे कि जो है एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, राइट? कैसा ग्राफ मिलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ मिलेगी। ठीक, इस तरीके का आपको ग्राफ मिला, आप बना ले इसे। और यहाँ पर बच्चों एक चीज अगर मैं जो है बोलूं कि ये जो है ग्राफ आपका जो प्लॉट हुआ वो एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, जिसपे हमने करंट को लिया है एम्पियर में। ठीक, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग क्या लिख सकते हैं, जो इस ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। आपने जो है बेसिक नॉलेज होगा मैथमेटिक्स का, ठीक, नहीं है तो आप परेशान नहीं होंगे। जो स्लोप होता है वो क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ पर tan थीटा आप देखें तो tan थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं बताऊं तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस वैल्यू, ये, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है V है, और अपॉन बेस इसका क्या होगा, ये, और इस एक्सिस पे आपने क्या लिया है, करंट को लिया है, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा, और ये इतना होगा, और V बाई आई आर क्या होगा, V बाई आई बताइए, V बाई आई जो है वो रेजिस्टेंस है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं द स्लोप ऑफ V एंड I ऑफ अ कंडक्टर, ठीक, फॉलोइंग ओम्स लॉ, the slope of this represent the resistance of the conductor। तो एक बात स्लोप क्या हुई, स्लोप जो है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसे क्वेश्चंस जो है कई बार पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इन्हें जो है नोट कर लें फटक से। आपने यहाँ पर जो है V लिया है, और V किस में है,
हम यहाँ पर लिख लें वोल्ट्स में हमने लिया और करंट को एम्पियर में। ठीक, आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करें। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। आगे हम लोग जो है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होती है रेजिस्टेंस, क्या होता है उसका यूनिट। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है और इसको हमने बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाले वायर से जो है जोड़ दिया है। इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है और यहाँ पे लगा दी गई है बैटरी। ठीक है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा वाला नेगेटिव होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। और यहाँ पर जो है हमने क्या लगा दिया, बताइए किस चीज का सिंबल है? स्विच, ऑन ऑफ स्विच। ठीक, और स्विच को हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ठीक, ऐसे बना लें, स्विच लगाए या डायरेक्ट जो है हमने इसको इससे जोड़ दें। ठीक, चलिए तो अब देखिए जो है होता क्या है। अभी हमने जो है इसको ऑफ रखा है, कनेक्शन जो है अभी नहीं किया है इस तरीके से। तो देखिए क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यूनिट वॉल्यूम में बात करें, एक यूनिट वॉल्यूम में मेटल्स के अंदर कितने जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लगभग 10 के पावर 23 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आस पड़ोस के इलेक्ट्रॉन्स से क्या होते हैं, हर समय रिपल्शन में होते हैं। और ये जो है हीट, सराउंडिंग से हीट लेके एनर्जी के साथ जो है क्या करते हैं, वो जो है इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे बहुत सारे हैं, मैं एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये जो है रैंडम मोशन करते हैं, कभी दाएं भागेंगे। ठीक है, जो है कंडक्टर के आयंस के साथ, पॉजिटिव आयंस के साथ जो है कोलाइड किए, कोलाइड करके फिर टकरा करके इधर भागे उधर भागे, इस तरीके से जो है ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक, ऐसे सभी जो है रैंडम मोशन करते रहते हैं और क्या होगा, ये आसपास में ही कुछ ही एरिया में अपना रैंडम मोशन, कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स दाएं भाग रहे होते हैं, कुछ बाएं भाग रहे हैं किसी समय में। ठीक है, रैंडम जैसा मन कर रहा है वैसा ही मोशन कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग बात करें नेट जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जितने इधर भाग रहे हैं उतने उधर भाग रहे हैं, वो ये जो है कंडक्टर को क्रॉस करके जो है चल नहीं रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कोई भी करंट जो है, इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इस कंडक्टर के अंदर वो मूव तो कर रहे हैं, मगर उसका कोई नेट इफेक्ट नहीं है। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहे हैं, कुल मिला के जो है कहानी कुछ भी नहीं। नेट जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन दाएं जा रहे थे उतने ही बाएं जा रहे हैं। हमने बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है करंट पैदा नहीं कर रहा है। ठीक, अब जो है जैसे ही स्टूडेंट्स देखिए, अब इसको समझें, जैसे ही हमने जो है उससे स्विच ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया, अब क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो गई। ठीक है, सर्किट जो है जब कंप्लीट होती है तब जो है करंट पैदा होगा। इनकम्प्लीट सर्किट या जो है ब्रोकन है, ओपन सर्किट है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है पूरे सर्किट में फ्लो नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, अब इनके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक, अगर मैं बात करूं, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो अब इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ये जो है एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में इस तरीके से आगे की तरफ मूव किया, मगर जो पॉजिटिव आयंस जो है आपके जो है एटम्स जो है इस कंडक्टर के, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एटम के साथ टक्कर करके क्या होगा, टक्कर करके ये जो है कोलिजन हुआ और ये अपने रास्ते से जो है भटक गया, ये इधर भाग गया,
टक्कर होने के बाद जो है ये इस तरीके से दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में चिटक गया। मगर देखिए क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव, ये बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से ये बैटरी के पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था, मगर जो है एटम्स से कंडक्टर के टक्कर होकर के वो इधर भाग गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी तो जो है ये चाहेगा कि मैं इसके पास जाऊं पॉजिटिव की तरफ, तो ये फिर से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो यहाँ पर जो है दूसरा जो है कंडक्टर का जो एटम्स है, जो पॉजिटिव आयंस है, उनसे जो है टकराया। ठीक, और टकरा करके क्या हो गया, फिर से जो है ये इस तरीके से पीछे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चला गया। और जब यहाँ गया तो अभी भी क्या हो रहा है, ये जो है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो है पॉजिटिव की तरफ आएगा, ये इस तरीके से आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर पीछे गया, इस तरीके से अभी जब यहाँ पहुंचा तो फिर से ये पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा, यहाँ गया और फिर टकरा करके जो है पीछे गया, फिर जो है कोशिश किया आगे आया, फिर पीछे गया टकरा करके, मगर अभी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये क्या हुआ, आगे जो है बढ़ा। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है, ये जो है पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश किया, टकराया, पीछे गया, फिर टकराया, आगे गया, फिर टकराया, फिर जो है आगे गया, फिर टकराया, और फिर से जो है ये आगे गया, और इस तरीके से ये मूव करता रहा। तो अगर जो है हम लोग देखें, ठीक, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है स्टूडेंट्स वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो सीधा सीधा नहीं है ना। जो चार्ज फ्री जो है, यहाँ पर जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन, वो उसको कठिनाई आ रही है मूव करने में कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो चार्ज को मूव करने में या इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, कंडक्टर ऑपोज कर रहा है। ठीक, जो ऑपोजिशन प्रोड्यूस हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन के मूव होने में, वही जो है क्या कहलाता है, वो कहलाता है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक, ये जो कंडक्टर है ये रेजिस्टेंस दे रहा है कि मैं जो है इलेक्ट्रॉन तुमको आराम से मूव नहीं होने दूंगा, कि बिल्कुल तुम सीधा सीधा निकल के जो है चले जाओ। ठीक, और जो है इस तरीके से पूरे सर्किट में फ्लो करते रहो। आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं होने देगा। ठीक, क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में विरोध कर रहा है। कंडक्टर क्या है, उसका विरोध कर रहा है या अपोज कर रहा है, या हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस दे रहा है। रेजिस्टेंस मतलब जो है रोकने की कोशिश करना। ठीक, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऑपोजिशन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है, ऑपोजिशन, विरोध करने का सामना करना पड़ रहा है। कंडक्टर जो है उसको आराम से फ्लो नहीं होने दे रहा है। ठीक, तो यही जो है विरोध which the conductor is applying, this is called the resistance of the conductor। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। आ रही बात समझ में, क्यों, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही तो करंट है, तो करंट को, है ना, इलेक्ट्रॉन को या करंट को फ्लो होने में जो रुकावट पैदा हो रही है उसी को कहते हैं इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ये बात क्लियर हुई आपको। ठीक, तो ये इस तरीके से जो है हम लोग अंदर जो है कंडक्टर के देख रहे हैं कि किस तरीके से चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और ये जो है कैसा, ये जो है एक इजी गोइंग पाथ नहीं है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन को एक जिग जैग पाथ जो है, जिगजैग पाथ को फॉलो करना पड़ा। और कौन इसको जो है मजबूरी वश में फॉलो कराया ऐसा पाथ, ये कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रॉन को आराम से फ्लो होने नहीं दिया, ऑपोजिशन दिया, और यही क्या कहलाता है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर, जो हमने बात किया था फॉर्मूले के अंदर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब जो है हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक, तो रेजिस्टेंस, उसको मैं रब कर दूं, आप नोट कर लें। लिखें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का फिक्स होता है कि जो है ये कंडक्टर है तो इसका इतना होगा अगर इसकी लंबाई फिक्स है और एरिया फिक्स है। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो है
1 मीटर लंबा है कोई वायर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ है, फिक्स है, ठीक, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। अगर आप जो है लंबा ले लें 1 मीटर की तरह जगह 2 मीटर लंबा ले लें तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, अगर आप वैसा ही जो है वायर 3 टाइम्स कर दें तो उसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। क्यों? जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ज्यादा जो है वो टक्कर जो है, ठीक, जो जिगजैग पाथ है उतना ही ज्यादा लंबा होगा। क्लियर? तो रेजिस्टेंस के बारे में आप लिखिए, फिर हम लोग आगे जो है जब फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे किस किस चीज पे डिपेंड करता है तो हम लोग सारी चीजों को देखेंगे। लिखिए रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by the property of conductor virtue by virtue of which it opposes the flow of electric current through it is called resistance is called a resistance of the conductor। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसके द्वारा क्या करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अब वीडियो को पॉज करें स्टूडेंट्स और इसको जो है नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने जो है रेजिस्टेंस के बारे में जाना कि जो रुकावट पैदा कर रहा है कंडक्टर चार्जेस के फ्लो में, फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो में या करंट के फ्लो में, वही जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो है एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ठीक है, तो बॉडी को जो है जब आप पुश करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो है उस फोर्स का अपोज करता है, चलना नहीं चाहता है। ठीक, या कोई बॉडी चल रही हो, मूव कर रही हो, आप उसको जो है रोकने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत नहीं रुकेगा, वो क्या करेगा, अपोज करता है। मतलब कोई भी चीज क्या है, अपने स्टेट में रहना पसंद करता है। और ये जो प्रॉपर्टी थी इसको क्या कहते थे, इनर्शिया कहते थे। ठीक तो ऐसे ही जो है कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, यही प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक, अब देखिए कभी कभी आपसे पूछेगा 1 ओम क्या होता है। 1 ओम रेजिस्टेंस कभी कभी कहता है बताइए 1 ओम क्या है, तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आई। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो, 1 वोल्ट और करंट उसमें जो है 1 एम्पियर की फ्लो हो रही हो, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस कंडक्टर का कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm when current flowing through it is 1 ampere when a
potential difference when a potential difference of 1 volt is applied across the terminals of कंडक्टर। तो आप कब बोलेंगे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा स्टूडेंट्स जब उसमें करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही हो, जबकि इसके जो है टर्मिनल्स के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया हो। तो आप जो है फटाफट इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लें। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट किया है स्टूडेंट्स, राइट? अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो एक तो फैक्टर हमने पहले ही बात कर ली कि लंबाई, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी ही ज्यादा जो है उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक, एरिया पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी स्टूडेंट्स उसमें हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, राइट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं और रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे। राइट, तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आप उसे रिवाइज करें, उसका बढ़िया सा नोट्स बनाएं और उसको 2 बार 3 बार अपने से पढ़ें और जो भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्टली जो है पूछें। राइट, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फैक्टर्स देन रेजिस्टिविटी आगे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।